एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो है, जिसका नाम है भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, ये शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जो हमारी किताब है जिसका नाम है समाज का अध्ययन भारत और उससे परे, इसमें जो भी विषय सूची है हम वो जान लेते हैं। जो थीम के बेसिस पर इस बुक को डिवाइड किया गया है, विषय के बेसिस पर डिवाइड किया गया है और विषयों को चैप्टर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला जो विषय था, जो थीम ए थी हमारी, या थीम का जिसे हम बोल रहे हैं हिंदी में, यह है भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर था जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में विषय ख जो है वो है अतीत के चित्रपट। यहाँ से हमारा जो इतिहास है वो शुरू हो जाता है और इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, चैप्टर 2 जो है वो है भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। चैप्टर 3 है मराठा साम्राज्य का उदय। चैप्टर 4 है भारत में औपनिवेशिक काल। ये वाला अभी हम शुरू करेंगे। इसमें हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे और इसमें औपनिवेशिक काल के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारत पर राज्य किया था ना, वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद में विषय घ में आता है शासन प्रणाली एवं लोकतंत्र। यहाँ से जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम सिविक्स या नागरिक शास्त्र बोलते हैं, ये शुरू हो जाता है। ठीक है, इस नागरिक शास्त्र में जो है वो 2 चैप्टर हैं, 5-6, जिसमें पहला है सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली। इसमें हम देखेंगे कि मताधिकार जो है वो किस किसको मिलता है, भारत में जो निर्वाचन है वो किस तरीके से होते हैं। छठे चैप्टर में संसदीय प्रणाली है जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और अगले विषय में क्या है, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। यहाँ से अब हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, या जो हम अर्थशास्त्र जिसे बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक ही चैप्टर है, वो है उत्पादन के कारक, जो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़े थे। मैंने एक आइडिया दिया था जिसमें भूमि थी और श्रम था। ये मतलब 4 उत्पादन के कारक होते हैं, एक पूंजी थी और एक था उद्यमी, है ना। ये 4 चीज़ें मिलकर जो है वो किसी भी उत्पादन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये सारे चैप्टर हैं जो हमारी इस बुक में हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है, प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। दूसरा चैप्टर हमने शुरू कर ही दिया है और उसके बाद जो है हमारे पास रह जाएंगे ये 5 चैप्टर। ठीक है, और फिर ये वाली बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। मतलब समय समय पर भारत का जो मानचित्र है वो बदलता रहा है। अब देखो, ये जो आप भारत आज देख पा रहे हो, ये जो बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी किसी वक्त पर श्रीलंका भारत का हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था, भूटान हुआ करता था, नेपाल हुआ करता था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी कुछ एरियाज हुआ करते थे। ठीक है, तो मतलब कि समय समय पर यहाँ पर जो चेंज हुआ है भारत के राजनीतिक सीमाओं का, वो हम बात कर रहे हैं मध्यम या मध्यकाल की। ठीक है, जिसे हम मिडिएवल हिस्ट्री भी बोलते हैं या मध्य भारत का इतिहास बोलते हैं। तो ये जो आप कुतुब मीनार देख पा रहे हो, ये इसी मध्यकाल का एक क्या है, एक मॉन्यूमेंट है, यानी कि एक इमारत है। तो दिल्ली के कुतुब मीनार का परिसर का हवाई दृश्य, ये जो फोटो लिया गया है ये ऊपर से लिया गया है। तो यहाँ पर कुतुब मीनार आप देख पा रहे होगे और आसपास में भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और ये दिल्ली में है। बनवाया किसने था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, है ना। इसके बाद में जो हमारा चैप्टर है वो कुछ 3 क्वेश्चंस के साथ में शुरू होता है, 1, 2 और 3। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है। इन प्रश्नों के आसपास में हमारा चैप्टर घूमेगा और इन प्रश्नों को हमें दिमाग में रखकर चलना है, क्योंकि जब हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, तो इससे हमारे दिमाग में एक रास्ता बन जाता है, एक ट्रैक बन जाता है कि हमें जो है वो किस रास्ते पर चलना है। तो पहला प्रश्न है कि इस कालखंड में, यानी कि ये जो मध्यकाल था, इसमें विदेशी आक्रमणों एवं नए राजवंशों के उदय ने भारत की राजनीतिक सीमाओं को किस प्रकार नया आकार दिया। ये हम जानेंगे कि कैसे भारत जो अलग अलग आक्रमण हैं वो भारत पर होते रहे, नए नए राजवंशों का उदय होता रहा, जिससे भारत की जो राजनीतिक सीमाएं हैं वो बदलती रहीं। चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है भारतीय समाज ने विदेशी आक्रमणों का सामना किस प्रकार किया, ये समाज की बात हो रही है। फिर राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया, उसके बाद अर्थव्यवस्था की बात हो रही है
कि ये जो अस्थिरता बनी, जैसे किसी एक जगह पर मान लो ए राजा है, ये राजा का नाम है ए, ठीक है, और एक बाहरी राजा है जिसका नाम है बी। ये बी आ रहा है भारत में आक्रमण करने के लिए और ए को इसने मारा, इसकी सेना को मारा और अपना राज इसने यहाँ पर बना लिया। तो जब ये राजा यहाँ से हटेगा, ये यहाँ पर बैठेगा, तो क्या होगा, अस्थिरता पनपेगी, है ना। लोगों में भी जो है वो एक अस्थिरता आएगी, लोग भी सोचेंगे कि ये बाहर का इंसान आकर अब हम पर जो है वो राज करेगा। तो जब ये राजा मारा जाता है तो राजनीतिक अस्थिरता बन जाती है और इसी अस्थिरता में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया, ये हम जानेंगे। उसके बाद में इस कालखंड ने लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला, ये हम जानेंगे। यहाँ पर लोगों की जो डेली लाइफ थी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मिडिएवल टाइम पर या मध्यकाल पर, ठीक है। इसके बाद में चैप्टर में एक टाइमलाइन दी गई है। अब देखो, इतिहास में ना हमें डेट्स के आगे कुछ ईसा करके, ईसा पूर्व करके ये लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये क्या होते हैं वो समझ लो। तो इतिहास में हम जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने एक समय सीमा मान कर रखी है और एक ज़ीरो बिंदु लिया है, जिसमें ये ज़ीरो बिंदु को जीसस क्राइस्ट का जन्म का समय माना जाता है, जो ईसा मसीह हैं उनका जन्म माना जाता है। इनके जन्म के बाद का जो टाइम है उसको हम ईस्वी में जो है वो काउंट करते हैं और इनके जन्म से पहले का जो भी टाइम है उसे हम ईसा पूर्व में काउंट करते हैं। ईसा से पहले वाला टाइम पूर्व वाला, और ये ईस्वी चल रहा है उनके जन्म के बाद वाला टाइम। तो ईस्वी में जैसे कि 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, 300 ईस्वी, 400 ईस्वी, इस तरीके से आता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके ये 1200 ईस्वी आ जाता है, ठीक है। पीछे जब हम जाते हैं तो यहाँ से 100 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, इसी तरीके से जो है हम पीछे जाते जाते हैं। तो जब हम समय में पीछे जा रहे हैं इनके जन्म से पहले, तो नंबर जो है वो पीछे जाने पर बढ़ेंगे। 500 जैसे यहाँ पर बढ़ा है ना, यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पर इससे ज़्यादा, यहाँ पर इससे ज़्यादा, इस तरीके से यहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं जब हम समय में पीछे जा रहे हैं। वही जब हम समय में आगे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 100, फिर 200, फिर 300। अब जैसे 100 से 200 ईस्वी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम समय में आगे बढ़े हैं। वही जब हम 100 से 200 ईसा पूर्व की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि हम समय में पीछे गए हैं। यहाँ देखो, 100 से 200 जब हम जा रहे हैं तो समय में पीछे जा रहे हैं, ना कि आगे आ रहे हैं। ईस्वी में हम आगे आते हैं 100 से 200 पर जाने पर, लेकिन 200 से 100 पर जाएंगे ना तब हम समय में पीछे आ रहे हैं। और यहाँ पर समय में पीछे कब जा रहे हैं हम, जब 100 से 200 की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। और समय में आगे आने के लिए 200 से 100 की तरफ जाना पड़ेगा। तो कहीं पर अगर 400 से 300 ईसा पूर्व लिखा है तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये है कि हम पहले 400 की बात कर रहे हैं, 400 300 से पहले का समय है, 400 से फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम 300 तक आए हैं। इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। वही जब हम इसको ईस्वी में लिखेंगे ना तो ये 300 से 400 ईस्वी लिखा जाएगा। समझ रहे हो उस बात को। तो ईसा पूर्व में जब हम समय में पीछे जाते हैं तब नंबर बढ़ते हुए हमें दिखते हैं, और ईस्वी में जब हम समय में आगे जाएंगे तब हमें नंबर बढ़ते हुए देखेंगे। जैसे आज क्या चल रही है, 2026 चल रही है ना, तो ये नंबर बढ़ा हुआ है। लेकिन ये हम जब पीछे जाएंगे तो ये 2000 जो है वो बहुत पीछे जाकर आएगी, 500 से बहुत पीछे जाकर। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। और फिर अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है वो जो टाइमलाइन ली गई है वो मिडिएवल या मध्यकाल की ली गई है। तो ये शुरू होती है 1200 से, जिसमें एक डेट है 1206 की। 1206 में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। फिर 1326 में क्या होता है, मेवाड़ साम्राज्य की पुनर्स्थापना हो जाती है। मेवाड़ साम्राज्य ने जो है वो भारत के एक हिस्से पर जो है वो राज किया था, तो ये पुनर्स्थापना इनकी हो जाती है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य जो था वो दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था, ठीक है। उसके साथ फिर 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना हो जाती है। ये भी दक्षिण भारत का एक जो है वो साम्राज्य था। 1398 में दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण होता है। तैमूर जो था ये बाहरी आक्रमणकारी था, है ना, जो बाहर से आया था। उसके बाद में 1498 में पुर्तगालियों का भारत में आगमन हो जाता है। पुर्तगाली कौन थे, देखो पहले मैप में आ जाओ। ये जो है हमारा वर्ल्ड मैप है, पूरे संसार का नक्शा है। पूरे संसार में जो है टोटल 7 महाद्वीप हैं। कितने, 7 महाद्वीप, ठीक है। तो ये सातों के सातों महाद्वीप पहले मैं बता दूं, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये है एशिया महाद्वीप, जिसका भारत हिस्सा है, ठीक है। और ये जो पीले कलर में दिख रहा है ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया,
ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, ये सारे के सारे महाद्वीप हैं। ठीक है, इसमें ये जो पीले कलर में जो यूरोप है, इसी यूरोप में एक देश है जिसका नाम है पुर्तगाल। ये जो आप देख पा रहे हो ब्लू कलर में, ये है पुर्तगाल। अब इसी पुर्तगाल से लोग जो हैं वो भारत में आते हैं। ठीक है, कब आते हैं? 1498 में, तब पहली बार पुर्तगालियों का आगमन हो जाता है भारत में। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर जो है उसकी विजय हो जाती है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है जिसमें अकबर जीत जाता है। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का विध्वंस हो जाता है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाता है यहाँ पर। फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है जिसमें महाराणा प्रताप जो थे उन्हें पीछे हटने पर विवश किया गया। 1671 में सराय घाटी का युद्ध होता है, इसमें अहोमों द्वारा मुगलों की पराजय की जाती है। अहोम जो था वो एक साम्राज्य था, अहोम लोगों ने मुगलों को जो है वो हरा दिया था 1671 में। ठीक है, फिर 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा का गठन किया। खालसा जो था वो एक ग्रुप था, एक समूह था जिसका गठन करते हैं गुरु गोविंद सिंह, तो ये सिख धर्म से रिलेटेड है। फिर 1754 में दिल्ली पर मराठा नियंत्रण का आरंभ हो जाता है। ठीक है, 1799 में सिख साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो ये हो गई 1800 तक की बात। ठीक है, हमने कहाँ से शुरू की थी? 1200 से शुरू की थी और 1800 पर आकर ख़त्म हुई। ठीक है, इसके बाद में जो है अब चैप्टर का ओवरव्यू शुरू हो जाता है। तो इस अध्याय एवं अगले अध्याय में, अगला अध्याय जो मराठों का है जिसमें हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें वर्णित कालखंड को प्राय भारतीय इतिहास के मध्य काल का उत्तरार्ध कहा जाता है। उत्तरार्ध का मतलब ये है कि हमने मध्यकाल को प्रारंभिक मध्यकाल में और बाद के मध्यकाल में, जिसे हम उत्तरार्ध बोल रहे हैं, उसमें हमने विभाजित करके रखा है। तो प्रारंभिक मध्यकाल लगभग 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी तक माना जाता है, और ये जो उत्तरार्ध वाला है ये माना जाता है 11वीं से लेकर 17वीं शताब्दी का टाइम पीरियड। तो मध्यकालीन शब्द जो है ये मूलतः यूरोपीय इतिहास के लिए यूज़ किया जाता है। मध्यकालीन का मतलब होता है दो कालों के बीच। दो काल, जैसे कि एक है प्राचीन काल जो एंशियंट इंडिया है वो, और एक आधुनिक भारत या आधुनिक काल हम जिसे बोलते हैं, इन दोनों के बीच का जो समय है उसे हम बोल रहे हैं मध्यकालीन समय। ठीक है, तो दो कालों के बीच का ये समय है। और मध्यकालीन शब्द जो है ये यूरोपीय इतिहास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यूरोपीय इतिहास में ये किस समय के लिए इस्तेमाल किया गया है? रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर पुनर्जागरण तक के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब कि 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो टाइम है वो है मध्यकालीन इतिहास, लेकिन ये यूरोप का इतिहास है जो 5वीं से लेकर 14वीं शताब्दी है, क्योंकि 5वीं शताब्दी से पहले रोमन साम्राज्य था यूरोप में, और 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य का हो जाता है पतन। तो लोग जो है वो एक अंधकार युग में चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो विज्ञान वगैरह है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जो धर्म है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ने लगता है, जैसे जो चर्च होती है, चर्च का ज़्यादा प्रभाव बढ़ने लगता है। यहाँ पर किसी भी कला या साहित्य का विकास नहीं होता है। तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद से लेकर और पुनर्जागरण से पहले का जो टाइम है, पुनर्जागरण में लोग फिर जागने लगते हैं। अब ये जो आधुनिक विज्ञान है इसके विकास से पहले जो है वो अंधकार युग माना जाता है, और इसी अंधकार युग को जो 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी का समय है यूरोप में, इसको हमने मध्यकाल का इतिहास बोला है उनका। तो इस अंधकार युग के बाद आता है पुनर्जागरण, जो कि 14 से 16वीं शताब्दी के बीच का समय है। इसमें यूरोप का सांस्कृतिक पुनरुत्थान ग्रीक और रोमन कला एवं साहित्य के पुनर्वेशन द्वारा पोषित था। सांस्कृतिक पुनरुत्थान होने लगता है इन लोगों का। जो ग्रीक कला थी, रोमन कला थी, साहित्य वगैरह जो था, ये उसकी तरफ वापस से लौटने लगते हैं, ये उन चीज़ों को खोजने लगते हैं। तो इसीलिए इसे बोला गया है पुनर्जागरण, मतलब लोग दोबारा से जागने लगे। तो चूंकि यूरोप और भारत के इतिहास बहुत भिन्न हैं, अतः मध्यकाल शब्द का प्रयोग दोनों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यूरोप का इतिहास अलग है, भारत का इतिहास अलग है। भारत में कभी भी ये अंधकार युग नहीं आया है जो यूरोप में आया है ना। इतिहासकार भी सदैव इस बात पर सहमत नहीं होते कि भारत में यह किस काल के संदर्भ में उपयोग किया गया है। मतलब ये जो मध्यकाल शब्द हम यूज़ कर रहे हैं भारत के लिए, ये किस समय के लिए उपयोग करें, ये इस बात पर हमारे इतिहासकार भी सहमत नहीं होते हैं। हमें कभी कभी मध्यकाल का प्रयोग करना होगा,
किंतु हमारे लिए यह मूलतः 11वीं से लेकर 17वीं शताब्दी का कालखंड है। भारत के लिए सिर्फ ये एक टाइम पीरियड है, सिर्फ एक कालखंड है जो मध्यकाल का इतिहास है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई अंधकार युग वगैरह भारत के लिए नहीं है, ये सिर्फ यूरोप के लिए है। तो दूसरी जो थीम थी, जो विषय था हमारा, वो था अतीत के चित्रपट। उसमें जो हमारे अध्याय है उसमें इन लोगों ने, जिन्होंने बुक बनाई है, उन्होंने यथासंभव कम तिथियां रखने का प्रयास किया है। जो डेट्स वगैरह होती हैं कम से कम रखने की कोशिश की है। केवल उन्हीं को रखा है जो महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदुओं को रेखांकित करती हैं। महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु जैसे कि हमने 1206 डेट ली, इसमें दिल्ली सल्तनत जो है वो दिल्ली में इस्टेब्लिश हो जाती है। तो इसी तरीके से महत्वपूर्ण डेट्स का ही यूज़ यहाँ पर किया गया है। आपको उन अध्यायों में समय रेखा का बार बार अवलोकन करना उपयोगी रहेगा। हम बार बार जो है समय रेखा को देखेंगे, डेट्स को देखेंगे तो हमें याद हो जाएंगी। फिर मानचित्रों का भी, जो मैप वगैरह होते हैं उनका अवलोकन भी करें, क्योंकि मानचित्र आपको उस भूगोल की कल्पना करने में सहायक होंगे जिसे सेना, आम लोगों, व्यापारियों, विद्वानों या आध्यात्मिक व्यक्तियों या संतों द्वारा पार किया गया। देखो, भारत में जो है वो कई सारे लोग आते रहे, सेना आती रही, आम लोग आते रहे, व्यापारी भी आए, आध्यात्मिक लोग आए। ये लोग ऐसे ही तो नहीं आएंगे, भूगोल को पार करके आएंगे। भूगोल में जैसे कि पहाड़ आ जाते हैं, नदियाँ आ जाती हैं, पेड़ आ जाते हैं, जो वन वगैरह होते हैं, घने घने जंगल होते हैं, इन सभी को पार करके जो है ये लोग भारत में आए। तो इसीलिए हम इस ज्योग्राफी, इस भूगोल को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैप देखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में शब्द विन्यास का एक बॉक्स यहाँ पर दिया गया है। इसमें बोला गया है कि आपको यत्र तत्र कोष्ठकों में कुछ वैकल्पिक वर्तनी मिल जाएगी। वैकल्पिक वर्तनी जैसे कि उदाहरण के लिए जो खिलजी है या खलजी, ये एक ही है। मतलब खिलजी, खलजी अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा है, वैकल्पिक वर्तनी है, लेकिन है ये एक ही वर्ड। इसी प्रकार अब हम यहाँ मुगल को मानक वर्तनी के रूप में प्रयोग करते हैं, किंतु मुगल जैसी वैकल्पिक वर्तनी का उपयोग कभी कभी किया गया है। मतलब मुगल भी ठीक है, मोगल भी ठीक है, लेकिन मुगल को जो है वो ज़्यादा सही मान लिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक है पर्शियन स्क्रिप्ट। ठीक है, इस पर्शियन स्क्रिप्ट को रोमन स्क्रिप्ट में बदला गया है। पर्शियन स्क्रिप्ट में पर्शियन भाषा लिखी जाती है, रोमन स्क्रिप्ट में इंग्लिश लिखी जाती है। जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी लिखी जाती है, उसी तरीके से। तो पर्शियन स्क्रिप्ट में खिलजी जैसा कुछ लिखा हुआ है, उसको समझने की कोशिश की इतिहासकारों ने, और उस खिलजी को इस रोमन स्क्रिप्ट में लिखने की कोशिश की। तो उन्होंने जो है जितना हो सका वो उन्होंने खिलजी कर दिया, या हो सकता है ये खलजी हो सकता है। इसीलिए अलग अलग स्पेलिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, खलजी, खिलजी, मुगल, मोगल, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। समझे? चलिए अब आगे आते हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की यात्रा में एक नए युग का आरंभ हुआ। कब? 11वीं शताब्दी की बात हो रही है। जो हिंदू कुश पर्वत हैं उसके पार से हुए आक्रमणों ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को नया रूप दे दिया। सबसे पहले हिंदू कुश पर्वत देख लो। ये जो है वो एक भौगोलिक मैप है। यहाँ पर कुछ पर्वत दिखाए गए हैं, जैसे ये जो फैले हुए हैं ये हैं हिमालय। जो हिमालय पर्वत है वो इस तरीके से फैले हुए हैं। ये जो पर्वत दिख रहे हैं ये हिंदू कुश पर्वत फैले हुए हैं। अब भारत में जब एंट्री लेनी है तो इस हिंदू कुश पर्वत को पार करना होगा। जैसे मतलब दो पहाड़ों के बीच में थोड़ी सी जगह जो होती है उसको पास बोला जाता है या दर्रा बोला जाता है। इसी दर्रे को पार करके कई सारे लोग भारत में आए। तो जब 11वीं शताब्दी में इस हिंदू कुश पर्वत को पार किया गया तो भारत पर कई सारे आक्रमण होना शुरू हो गए और भारत के राजनीतिक मानचित्र को नया रूप दे दिया गया। निसंदेह भारत ने इससे पहले भी कई युद्ध देखे थे, इससे पहले बहुत सारे युद्ध हुए थे भारत में, लेकिन इस अवधि में ये जो 11वीं शताब्दी का जो टाइम है इसमें भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के लोगों द्वारा किए गए आक्रमण अभूतपूर्व थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कई सारे देश आ जाते हैं, सिर्फ भारत नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान भी इसी में आता है, बांग्लादेश भी इसी में आता है, श्रीलंका भी इसी में आता है, ठीक है, और भूटान वगैरह, जो नेपाल है वो भी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। इस उपमहाद्वीप से बाहर के जो लोग आए उन्होंने बहुत ज़्यादा आक्रमण भारत पर शुरू किए। इनमें से कई हमलावर जो थे वो मध्य एशियाई थे, जो तुर्क या अफ़गान कहलाते थे। मध्य एशिया कौन सा रीजन है वो देख लो। ये हमने देखा था एशिया, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये वाला, ये है मध्य एशिया। लेकिन ये जो तुर्क लोग हैं, एक मिनट, ये जो कहाँ गया, तुर्क या अफ़गान जो थे
ये लोग जो है वो भारत में आक्रमण करने आते हैं। तो तुर्क कौन थे? उन लोगों, भाषाओं और संस्कृतियों को इंगित करता है। मतलब ये तुर्क वर्ड जो है हम लोगों के लिए भी यूज़ करते हैं, भाषाओं के लिए और संस्कृति के लिए भी यूज़ करते हैं। और ये सब जो है ऐतिहासिक रूप से मध्य एशिया से लेकर तुर्की एवं साइबेरिया तक विस्तृत विशाल क्षेत्र में संबद्ध रहे हैं। ये तुर्क या जो अफ़गान लोग थे ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे? यहाँ पर देखो मैप में, ये जो कंट्री दिख रही है ये है तुर्की। इसका थोड़ा सा पार्ट यूरोप में है और ये जो है ग्रीन कलर में ये एशिया में है। तो इसी तुर्की से लेकर ये साइबेरिया तक के पार्ट में इस पूरे इलाके में जो लोग फैले हुए थे वो थे तुर्क या अफ़गान। ठीक है, और ये लोग भारत में आने लगे 11वीं शताब्दी में और कई सारे आक्रमण करने लगे। ये आक्रांता जो थे ये केवल भारत के अतुल्य धन और साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य के साथ नहीं आते थे। मतलब इनका सिर्फ ये नहीं था कि ये सिर्फ पैसों के लिए आ रहे हैं, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं था। ये प्राय आवश्यकता पड़ने पर हिंसा के बल पर अपने पंथ मजहब के स्वयं के संस्करण का प्रसार करने के ध्येय से भी आते थे। ये चाहते थे कि इनका जो धर्म वगैरह है ये ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर फैले। लेकिन अगर कोई इनके धर्म को मानने से मना कर दे तो ये क्या करेंगे? ये मारकाट भी कर सकते हैं, लोगों को मार भी सकते हैं। ठीक है, हिंसा कर सकते हैं। तो अपने धर्म को फैलाना भी इन लोगों का एक उद्देश्य होता था और धन भी इनका उद्देश्य होता था। धन जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा धन था, इसीलिए ये लोग आए और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भी आए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर रहेगा इसमें 13वीं शताब्दी से लेकर अब तक भारत के निरंतर परिवर्तित परिदृश्य का अन्वेषण हम करेंगे कि जो परिदृश्य है मतलब कि जो भारत की भूमि है वो किस तरीके से बदलती रही 13वीं शताब्दी से, वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो हमने चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया, पहले 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद में टाइमलाइन देख ली और पुनर्जागरण वगैरह ये सब हमने देख लिया। मध्यकालीन जो शब्द है वो यूरोप के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 11वीं शताब्दी के बाद से अलग अलग आक्रांता जो है वो भारत में आते रहे, ये सब हमने देख लिया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का उदय एवं पतन जो होता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।